Hello, aspirants. I hope you are well and motivated. I welcome you all to the Ticket to Mains program. आज PT 365 सीरीज़ में इकोनॉमी की ये तीसरी क्लास है। आपको इस क्लास के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ना है, कौन सा करंट अफेयर का टॉपिक रिलेवेंट है और किस तरीके से पढ़ना है, जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में उठाया जा सके। करंट अफेयर्स के लिए कोचिंग सेंटर्स काफ़ी सारा भारी भरकम अमाउंट चार्ज करते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन में काफ़ी सारा खर्चा कर चुके हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं उठा सकते, ऐसे एस्पिरेंट्स को हेल्प करना विद क्वालिटी मटेरियल ओरिएंटेड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स अपकमिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्रोवाइड कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एज मच पीपल एज पॉसिबल। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सिंस ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए भी ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इशू की जाती है। पहली मॉनेटरी पॉलिसी 2016 में इशू की गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी। इट इज़ इशूड एवरी 2 मंथ्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट्स 6 टाइम्स अ ईयर। हर 2 महीने पर इशू हो रही है, तो इसका मतलब साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलेगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वाई इट वाज इशूड? इट वाज इशूड टू मैनेज मनी सप्लाई and interest rates to achieve specific economic objectives such as controlling inflation, inflation control करने के लिए, to stabilize the currency, to promote economic growth and ensure employment generation. What are the instruments of monetary policy? What instruments does RBI Monetary Policy Committee use to regulate the money supply and interest rates? These are repo rates. अगर रेपो रेट को डिक्रीज़ किया जाता है तो बोरोइंग उससे इनकरेज होती है, क्योंकि लोन्स जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं, उससे लिक्विडिटी बढ़ती है। अब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो उससे लोन्स जो होते हैं महंगे हो जाते हैं, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन डाउन होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा होता है। रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक्स जो हैं आरबीआई से शॉर्ट टर्म में लोन लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंक्स को चार्ज करता है उसको रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक अपना एक्सेस अमाउंट आरबीआई के पास जमा करते हैं, वो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई जो है बैंक को देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सो रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच बैंक्स पार्क सरप्लस फंड्स विद आरबीआई. इट इज़ यूज्ड टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। मतलब जब इकोनॉमी में ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाए, ज़्यादा रुपया सर्कुलेट होने लगे, तो आरबीआई बैंक्स के पास जो सरप्लस अमाउंट में रुपया है उसको अपने पास ले लेता है और उसके बदले बैंक्स को एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट टूल इज कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज इट? ये एक परसेंटेज होता है ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स। सपोज किसी बैंक के पास एक दिन में 1 लाख रुपया आया, तो उसका सर्टेन परसेंटेज, सपोज 5%, तो 5% आरबीआई स्पेसिफाई कर देगी कि इस बैंक को 5% अमाउंट ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स शुड बी कैप्ट अंडर CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इट इज़ कैप्ट विद आरबीआई। हाई CRR मीन्स अगर ये 5 के बजाय 10% हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास लोन में देने के लिए कम अमाउंट बचेगा, तो लोन का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली कंट्रोल होगी। देन हाई CRR रिड्यूसेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, low CRR increases liquidity. Fourth one is statutory liquidity ratio. It is the percentage of net demand and time liabilities. ये कुछ नहीं है, डेली का जो बैलेंस अमाउंट, नेट अमाउंट जो बैंक के पास डिपॉजिटेड रहता है उसको ही कहते हैं। दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये क्या होता है कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का सर्टेन परसेंटेज आरबीआई इंश्योर करती है, मैंडेट करती है कि बैंक्स को रिजर्व करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इट हेल्प्स कंट्रोल क्रेडिट एक्सपेंशन।
ये तो थे क्वांटिटेटिव टूल्स। अब देख लेते हैं क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स है क्रेडिट रैशनिंग, जैसे कि आरबीआई डिसाइड करे कि किस सेक्टर में कितना पैसा लोन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मोरल सुएशन मीन्स इनकरेजिंग बैंक्स टू अडेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी गाइडलाइंस। डायरेक्ट एक्शन एक्टिंग अगेंस्ट नॉन कंप्लाइंट बैंक्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, ये तो हमने देख लिया कि ये 2016 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। अब हम देख लेते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं, जिसमें कि 1 मेंबर गवर्नर होते हैं आरबीआई के, एज गवर्नर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, एंड 2 एडिशनल मेंबर्स जो हैं आरबीआई में से वो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, एंड 3 external members appointed by the government. Decisions in the Monetary Policy Committee are taken by the majority vote, where RBI governor casts its tie-breaking vote. What is the main task of Monetary Policy Committee? Its main task is to control the inflation. So inflation कितनी रहेगी ये कौन डिसाइड करता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितनी होगी ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रेजेंट पे अभी जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो है 4% ±2%, मीन्स इन्फ्लेशन कैन रेंज बिटवीन 2% to 6%। दिस इन्फ्लेशन टारगेट इज रिव्यूड every 5 years by the Government of India and RBI. This framework is called Flexible Inflation Targeting Framework. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना। यूपीएससी ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू व्हाट। इंडिया फॉलोज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जस्ट रिमेंबर इट। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? If inflation is outside the 2% to 6% range for 3 consecutive quarters, means अगर इन्फ्लेशन इस रेंज को वायलेट करती है फॉर 9 months, then the monetary policy committee must report to the government डिटेलिंग, जो रीज़न बताएगी कि रीज़न क्या रहा कि जो इन्फ्लेशन है इस रेंज को सरपास कर गई, और करेक्ट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या एक्शंस लिए जाएंगे, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गवर्नमेंट को बताएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव इज आर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पूछा गया कि उपर्युक्त में से कौन कौन मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी किन किन चीज़ों को यूज करती है, क्या क्या टूल्स को यूज करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंक रेट, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा है पब्लिक डेट, चौथा है पब्लिक रेवेन्यू। क्या पब्लिक डेट मॉनेटरी पॉलिसी का कोई टूल है? पब्लिक डेट कैसे कोई टूल होगा? पब्लिक डेट को कम करके या बढ़ा के आरबीआई के कंट्रोल में तो है नहीं पब्लिक डेट। सबसे पहली बात तो पब्लिक डेट क्या होता है? पब्लिक डेट होता है गवर्नमेंट जो डेट लेती है वो। पब्लिक रेवेन्यू आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स नहीं हो सकते। तो 3 and 4 कैन नॉट बी करेक्ट। सो 3 and 4 आर इन दिस। ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी कैन बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन डी कैन बी एलिमिनेटेड, and remaining are option A and option C. See, स्टेटमेंट 2 ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपने पढ़ा होगा आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर उसको लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती है एंड रुपए को एब्जॉर्ब करती है। अगर उसको लिक्विडिटी बढ़ानी होती है मार्केट में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदती है एंड रुपए को पंप करती है मार्केट में। और प्रीवियसली हमने अभी देखा कि रिवर्स रेपो के थ्रू आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। रिवर्स रेपो क्या होता है? आरबीआई जिस रेट पर बैंक से पैसा लेती है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंडर ही रिवर्स रेपो ऑपरेशंस भी आते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो द रिमेनिंग आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स डिस्कस फर्दर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी।
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होता है कि जब आरबीआई को कैश फ्लो बढ़ाना हो, इकोनॉमी में जब लिक्विडिटी बढ़ानी हो, टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ कैश और मनी, व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी, देन जो पॉलिसी आरबीआई एक्वायर करती है, जो पॉलिसी आरबीआई अडोप्ट करती है, उसको एक्सपेंशनरी मार्केट पॉलिसी कहते हैं। एक्सपेंशन मीन्स किसी चीज़ का फैलना, बिखरना, ठीक है। तो इसके अंडर क्या आएगा, आरबीआई रेपो रेट कम कर दे, ठीक है, रेपो रेट डाउन होगी ऑब्वियसली, तो लोन्स की जो रेट है वो भी डाउन हो जाएंगी, बैंक लोन्स की रेट को डाउन करेगी, बैंक से लोग फिर ज़्यादा लोन लेने लगेंगे और इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ जाएगा। लोअर द इंटरेस्ट रेट बाय द बैंक्स, आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगी तो ऑब्वियसली आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में रुपए को पंप करेगी। सपोज बैंक्स के पास में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, आरबीआई उनको परचेज करने लगे और बदले में बैंक्स को रुपया दे। अब बैंक्स उस एक्स्ट्रा रुपये का क्या करेंगे, ओबियसली बैंक प्रॉफिट, उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनसे लोन लोगों को सेल करेंगी, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। रिड्यूस सीआरआर, रिड्यूस एसएलआर, रिड्यूस रेपो रेट, रिड्यूस रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। ओके, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। जब आरबीआई को कैश फ्लो मार्केट में कम करना हो तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। अंडर इट व्हाट हैपन्स, इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। यहाँ क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट को कम किया जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा। सो दैट क्रेडिट बिकम्स एक्सपेंसिव, लोन्स बिकम्स एक्सपेंसिव, इट डिक्लाइंस इन लिक्विडिटी ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। यहाँ क्या हो रहा था, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा था टू इंक्रीज मनी सप्लाई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा है टू एब्जॉर्ब मनी सप्लाई। ओके, इसका उल्टा होगा यहाँ पे, इंक्रीज सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई विल टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। अब देखिए, इसमें जो नेगेटिव वर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से कई सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं और क्वेश्चंस गलत होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि रुपए को डिप्रिशिएट होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई कौन सा स्टेप नहीं लेगी। ठीक है, कौन सा स्टेप नहीं लेगी डिप्रिशिएट होने से रोकने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसको एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट ए क्या कहता है कि कर्विंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स। अब देखिए, इंपोर्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, या कह लीजिए कंट्रोल कर रहे हैं। डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को डाउन करेंगे। अब इंपोर्ट्स को पेमेंट करने के लिए हमें पेमेंट में किस पे करनी होती है, मोस्टली डॉलर। अब डॉलर में पेमेंट करनी होगी, अगर हम इंपोर्ट्स को डाउन करेंगे तो डॉलर की ज़रूरत हमें कम होगी। अब डॉलर की ज़रूरत कम होगी तो ऑब्वियसली रुपए की वैल्यू क्या होगी, अप्रिशिएट होगी। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट्स को बढ़ाते तो डॉलर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती, तो हमें डॉलर ज़्यादा खरीदने पड़ते। इसका मतलब क्या है, डॉलर की डिमांड बढ़ती और डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती अगेंस्ट रुपी, और रुपए की वैल्यू कम होती। लेकिन क्योंकि हम इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं तो उस केस में डॉलर की डिमांड कम होगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। साथ में हम एक चीज़ यहाँ और कर रहे हैं कि वी आर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रुपए की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि फॉरेन बायर्स को पेमेंट किस में करनी होगी, रुपए में। तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपया स्ट्रेंथन होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेप आरबीआई नहीं लेगी। तो ये स्टेप ए तो ऑब्वियसली आरबीआई लेना चाहेगी, तो ऑप्शन ए वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज एनकरेजिंग इंडियन बोरोअर्स टू इश्यू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। अब ये मसाला बॉन्ड्स क्या होता है, मसाला बॉन्ड्स जो होता है एक सिंपल टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड इन फॉरेन कंट्रीज। इसका डिनोमिनेशन क्या होता है, रुपए में। फॉरेन कंट्री में मसाला बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को पेमेंट किस में करना होगा, रुपए में। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स डॉलर लेके आएंगे
लेकिन इन्वेस्ट करेंगे रुपए में, तो इसका मतलब क्या है, दे हैव टू कन्वर्ट देयर डॉलर्स इनटू रुपी। अब रुपए की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर, तो क्या होगा, रुपया विल स्ट्रेंथन अगेंस्ट डॉलर। तो ऑब्वियसली बी वुड बी द लाइकली स्टेप टू रिड्यूस डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज नॉट द मोस्ट लाइकली स्टेप। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। नाउ वी कम टू ऑप्शन सी, ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं कि जो बोरोवर्स, डोमेस्टिक बोरोवर्स, सपोज सम कॉरपोरेट्स आर बोरोइंग मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। सपोज अडानी, गौतम अडानी इज बोरोइंग मनी फ्रॉम यूएसए। तो अडानी यूएसए से किस में बोरो करेंगे, डॉलर में। अब उनको इन्वेस्ट किस में करना है, रुपए में। अब डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए में, तभी तो इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपए में, तो इसका मतलब क्या है, ही विल सेल डॉलर टू परचेज रुपी। अब रुपी को परचेज करने के लिए क्या होगी, रुपए की डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, रुपए की डिमांड बढ़ रही है। अब जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ क्या होगा, रुपया एप्रिशिएट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट ए करेक्ट आंसर। तो रिमेनिंग कौन सा है, कौन सा बचा, डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको हम एनालाइज भी कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। ये क्या है, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, रुपए की सप्लाई इज इंक्रीजिंग इन द इंडियन इकोनॉमी। अब जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो रुपए की वैल्यू विल गो डाउन। तो आरबीआई और गवर्नमेंट यही स्टेप नहीं लेगी रुपए की वैल्यू को डिप्रिशिएट होने से रोकने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया है, इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। सी, नॉट डू। अगर आरबीआई को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो कौन सा स्टेप आरबीआई नहीं लेगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऑप्शन वन क्या कहता है, स्टेटमेंट वन, कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरबीआई का कौन सा स्टेप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करने से रोकेगा, या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए आरबीआई कौन सा स्टेप नहीं लेगी। अब स्टेटमेंट वन में क्या हो रहा है, एसएलआर को रिड्यूस कर रहे हैं। अब एसएलआर को रिड्यूस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि बैंक के पास अवेलेबल मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि एसएलआर में क्या होता है कि द बैंक हैज़ टू कीप सम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एनटीडीएल इन आइदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड। कैश में तो रख नहीं सकते। अब कैश में जब बैंक के पास मनी नहीं होगा तो वो लोन में नहीं दे सकती। अब क्योंकि ऑप्शन वन क्या कह रहा है, एसएलआर को कम करने के लिए, इसका मतलब क्या है, बैंक के पास कैश जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, कैश सप्लाई बैंक के पास बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली कैश सप्लाई बैंक के पास बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी में कैश की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो दिस इज द लाइकली स्टेप टू अडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वुड नॉट डू। तो ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब अगर आप आगे नहीं भी देखो तो ऑप्शंस का नेचर देख के आप क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन, सो वी कैन एलिमिनेट 3 हियर। ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड, सी इज एलिमिनेटेड, डी इज एलिमिनेटेड, ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज बी। अब हम बाकी स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, इट इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी
बाय आरबीआई टू बैंक्स। आरबीआई बैंक्स को कुछ लोन देने की जो ये फैसिलिटी है, बेसिकली आरबीआई जो है बैंक्स को मनी सप्लाई करती है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो बैंक के पास जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर गया मैं, यहाँ पे रेट को बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होती है? ये बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट होती है जिस पे आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? आरबीआई मैकेनिज्म टू प्रोवाइड एक्सेस क्रेडिट टू बैंक्स। ठीक है। अब एमएसएफ रेट क्या है? एमएसएफ रेट है ये क्रेडिट जो आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड कर रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। एमएसएफ रेट क्या है? एमएसएफ के अंडर आरबीआई जो बैंक्स को मनी सप्लाई कर रहा है उस पर रेट क्या लगेगा, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, ये एमएसएफ रेट है। अब अगर इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से मनी कम लेंगे, कम बोरो करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बैंक्स के पास में मनी की सप्लाई कम हो गई। तो इसकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई कम होगी। तो ऑब्वियसली जो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है ये इसके कंडूसिव नहीं है। दैट इज नॉट कमेंसुरेट टू इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। सो राइट ऑप्शन हियर इज बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। स्टेटमेंट 1 इज it decides the RBI's benchmark interest rates. Yes, repo rate, reverse repo rate. Yes, this statement is correct. अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 किस किस का ऑप्शन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, बचा ऑप्शन ए एंड बी। अब हमें थर्ड स्टेटमेंट को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन 2, इट इज़ ए 12 मेंबर बॉडी। नो, अभी हमने पढ़ा इट इज़ ए 6 मेंबर बॉडी। तो राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lends short-term funds to commercial banks against government securities. When repo rate increases, higher borrowing costs and it leads to reduced consumption and investment. When repo rate decreases, it leads to lower borrowing cost and increased consumption and investment. Variable repo rate. Recently it was in news. Let's discuss it. What it is? What is it? It is a market determined rate that is generally lower than the repo rate. Okay, keep this in mind, lower than the repo rate but not below the reverse repo rate. It applies to loans with durations exceeding 1 day, usually up to 14 days. It is used to inject liquidity into the banks by encouraging them to borrowing from RBI. Variable rate reverse repo is conducted to absorb the excess liquidity. See, रेपो रेट क्या था? रेपो रेट में बैंक्स आरबीआई से लोन ले रहे थे। रिवर्स रेपो में क्या होता है? रिवर्स रेपो में इसका उल्टा होता है, आरबीआई बैंक्स से लोन लेती है, बैंक्स के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको आरबीआई बोरो कर लेती है। ऐसे ही वेरिएबल रेपो रेट में क्या है कि बैंक्स आरबीआई से लोन ले रही हैं, लेकिन रिवर्स वेरिएबल रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई विल एब्जॉर्ब द एक्सेस मनी फ्रॉम द बैंक्स।
एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग इन्फ्लेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन. डिफ्लेशन ये क्वेश्चन. जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल्स बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं इन्फ्लेशन में. डिफ्लेशन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा. तो ऑप्शन ए देखते हैं. इट इज़ ए सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज. नो, इट इज़ नॉट. बिकॉज इन्फ्लेशन में क्या है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के. डिफ्लेशन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा. तो ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट बी. इट इज़ अ परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ द फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. हियर व्हाट इज द वर्ड रिसेशन, और क्या पूछा है, डिफ्लेशन. नो, इट दीज आर, डिफ्लेशन इज नॉट दैट. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी देख लेते हैं. इट इज़ ए परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी पहले पढ़ लेते हैं. इट इज़ ए फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. So option D is also not the correct answer. Option C is the correct answer here. It is the persistent fall in general price level of goods and services. Next topic is Mumbai Interbank Outright Rate. What it is? It is a benchmark interest rate. Benchmark क्या है, क्योंकि इसका यूज़ दूसरे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं. Where banks borrow unsecured funds from each other, यूजुअली ओवरनाइट इन द इंटरबैंक मार्केट. यहाँ नॉर्मली हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि बैंक्स आर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, लेकिन इसमें क्या होता है कि बैंक्स आर बोरोइंग फ्रॉम ईच अदर. इट इज़ पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिबिल. ये ध्यान रखना. फिबिल इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इट इज़ नॉट ए पीएसयू. इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई. फिबिल इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई. Next topic is priority sector lending. Priority sector lending, it provides credit to sectors critical for economic development and social welfare. It ensures that credit reaches the underprivileged and undeserved. Priority sector lending guidelines apply to scheduled commercial banks, both private and public, foreign banks, regional rural banks, small finance banks, cooperative banks in certain cases. What are the sectors identified eligible for priority sector lending? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंडेटरी है, सच एज एग्रीकल्चर, लोन्स टू एमएसएमईज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक schools, roads, renewable energy, weaker sections. Alright. Banks that do not meet PSL target, their priority sector lending targets. See, RBI had designated PSL target for each kind of banks. So जो बैंक अपने PSL टारगेट को मीट नहीं कर पाते हैं, they must contribute to the Rural Infrastructure Development Fund which is managed by NABARD. एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लैंडिंग टू. ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, आज भी ये क्वेश्चन रेलिवेंट है. तो इनमें से कौन सा सेक्टर है जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर आता है? एग्रीकल्चर, यस. माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, यस. सी हियर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. वीकर सेक्शंस, यस, इट इज ऑल्सो एलिजिबल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. Now let's discuss what are the priority sector lending targets. It is 40% of the adjusted net bank credit. नेट बैंक क्रेडिट कुछ नहीं होता है, बैंक के पास जो डिपॉजिटेड मनी है और बैंक ने जो लोन ऑलरेडी दिया हुआ है उसको नेट बैंक क्रेडिट कहते हैं. 40% लिमिट किस पे लागू होती है? बोथ डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विच हैज़ मोर देन 20 ब्रांचेस. एंड फॉरेन बैंक्स विच हैज़ लेस देन 20 ब्रांचेस, उसके लिए कुछ फ्लैक्सिबिलिटी दी गई है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. टारगेट्स रिड्यूस नहीं किए जाते, बस इनके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी दी जाती है, लाइक टाइमलाइन वगैरह. एग्रीकल्चर शेयर्स द लार्जेस्ट चंक ऑफ PSL लोन्स. कमिटीज एसोसिएटेड विद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आर गदगिल कमिटी, घोष कमिटी. व्हाट आर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स? PSL certificates are tradable certificates issued against priority sector loan of banks.
Suppose if bank A has to give certain amount of loan to प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, सपोज इसको 100 रुपये का लोन PSL में देना था, लेकिन इसके ब्रांचेस की रीच कम होने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से ये सिर्फ 80 रुपये का ही लोन दे पाए, तो रिमेनिंग कितना बचा इनका 20 रुपीज़ का लोन इनको और देना था। लेकिन दूसरी बैंक है कोई बैंक बी, इन्होंने इनको देना था 100 रुपये का लोन प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में, लेकिन इन्होंने दे दिया 120 रुपये का। अब इन्होंने कितना एक्स्ट्रा दे दिया 20 रुपीज़ का, तो इस बैंक के पास एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ के लिए एक PSL सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो इस PSL सर्टिफिकेट को ये बैंक चाहे तो इस बैंक को सेल कर देगी फॉर द 20 रुपीज़ लोन। ये बैंक इतना रुपया इस बैंक को दे देगी और ये बैंक अपना 20 रुपीज़ का PSL सर्टिफिकेट्स इस बैंक को दे देगी। तो आइडियली दोनों बैंक्स का PSL टारगेट मीट हो जाएगा। इसने भी 100 रुपये का लोन दे दिया, इसने भी 100 रुपये का लोन दे दिया। तो PSL सर्टिफिकेट्स आर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स इशूड अगेंस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ऑफ बैंक्स। Let's discuss here the difference between consumer price index and wholesale price index. Consumer price index includes goods and services. Wholesale price index includes only goods. CPI focus on retail prices such as from consumer perspective for goods like food items, okay, education. WPI focuses on wholesale prices or the producer focus. Volatility, CPI is less volatile, WPI is highly volatile. CPI is measured as cost of living, WPI is measured as producer level inflation. एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूजेस CPI एज बेस फॉर डिजाइनिंग मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स टू टारगेट इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क. व्हाट इज इट? It is a method used by the Reserve Bank of India to decide the reserves needed for financial stability while transferring surplus funds to the Government of India. ये क्या होता है? RBI के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है, जो गवर्नमेंट अपना जो भी सरप्लस मनी होता है वो RBI को जमा करती है, और RBI भी मनी सर्कुलेशन से और गवर्नमेंट के ओपन मार्केट ऑपरेशन से कुछ पैसा अर्न करता है. तो RBI के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट होता है, एक्यूमुलेट होता है. अब ये रेशियो, इस मनी में से कुछ पैसा RBI को गवर्नमेंट को देना होता है, कुछ पैसा RBI को खुद की स्टेबिलिटी के लिए अपने पास रखना होता है. तो कितना रुपया, कितना अमाउंट ऑफ मनी RBI शुड ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट विदाउट एंडेंजरिंग इट्स स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ RBI, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. कितना पैसा RBI गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दे, ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यही डिसाइड करता है. ओके, सो देखिए 2016 में कितना रुपया ट्रांसफ़र किया था? 65,000 करोड़. 17 में 30,000 करोड़. 2024 में कितना रुपया ट्रांसफ़र किया गया? 2,10,000 करोड़. तो अगर UPSC ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है कि RBI हैज़ द डिविडेंड फ्रॉम RBI टुवार्ड्स द गवर्नमेंट has been rising consistently since 5 years. No, this statement will be wrong, because ये अप डाउन होता रहता है ईयर बाय ईयर बेसिस. Here are some committees associated with this. First one is Malegaon committee, second one is Bimal Jalan committee. Keep these in mind. Next topic is Wage and Means Advance by the RBI of India. Wage and Means Advance होता क्या है? It is a mechanism to provide temporary cash flow support to the central and state governments. It is a short-term borrowing, typically repayable within 90 days. There are two types of wage and means advance: normal wage and means advance and special wage and means advance. Special wage and means advance is also known as Special Drawing Facility, SDF. When governments require extra amount of cash to fulfill their policy requirements, तो वो RBI से फॉर द शॉर्ट टर्म बोरो कर सकती हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस एंड स्पेशल WMA? नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस की जो लिमिट्स हैं वो प्री डिटरमाइंड होती हैं, लेकिन स्पेशल की लिमिट्स जो हैं दीज आर इशूड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ व्हेन द प्रीवियस दीज लिमिट्स आर एग्जॉस्टेड. नॉर्मल रूट जो है वो अनसिक्योर्ड होता है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी
प्लेज नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन स्पेशल के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट हैज़ टू प्लेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सो स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस इज सिक्योर्ड. Interest rates in case of normal wage and means advance are higher because it is unsecured. But in case of special, the interest rates are lower because it is secured against the government securities. एक collateral दिया गया है स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस के केस में बाय द गवर्नमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बोरोइंग लिमिट क्या है, नॉर्मल के केस में फिक्स्ड होती है जो कि 1,50,000 के आसपास है, और स्पेशल के केस में ये लिमिट को बढ़ा दिया जाता है. If state exceed its special drawing facility or special WMA and WMA limits, overdraft facility is available, but with higher interest rates. Overdraft facility की interest rates इन दोनों से भी ज़्यादा होती हैं. What is credit to deposit ratio? Credit to deposit ratio represents the percentage of loans a bank has issued relative to its total deposits. सपोज किसी बैंक के पास 100 रुपये टोटल डिपॉजिट्स के आए, लेकिन उस बैंक ने 80 रुपये लोन्स में दे दिए. ठीक है, तो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना हो जाएगा, 80/100, दैट मीन्स 0.8. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. ये कौन लॉन्च करता है, ये कौन रिलीज करता है, इट इज़ रिलीज्ड बाय RBI. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस ये क्या होते हैं, these are not for profit companies. These help in establishing and enforcing regulations in India's industries or professions. They maintain market integrity and protect consumer interests, especially in financial and professional sectors. ये बेसिकली कुछ नहीं है, these are type of NGOs. These are not the NGOs but type of NGOs जो अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट्स रेगुलेशंस हैं, उनको इन्फोर्स करने में हेल्प करती हैं. What are the examples? AMFI, it regulates mutual fund distributors. BSE or NSE, Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange, it maintains trading standards and market integrity. MFIN, it regulates microfinance institutions. IRDAI, it promotes intermediaries like brokers and agents. BCI or Bar Council of India, it regulates legal professionals. Indian Chartered Accountant Institutes, it regulates chartered accountants. So self regulatory organizations कुछ नहीं है, these are type of organizations which help in maintaining the standards in the sectors of industry. तो इसके ऊपर यूपीएससी एक सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है कि व्हाट आर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल बैंक्स. व्हाट आर दीज? यूनिवर्सल बैंक्स आर बैंक्स दैट ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बियॉन्ड कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सच एज इंश्योरेंस. नॉर्मल जो बैंक होती है उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो कमर्शियल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करे, जैसे कि डिपॉजिट ले और क्रेडिट दे यानी लोन्स दे. ठीक है, ये नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज. अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी सर्विस दे, जैसे इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस लाइक व्हीकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ऐसे बैंक्स को यूनिवर्सल बैंक्स कहते हैं क्योंकि वो लगभग सब कुछ ही सारी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं. नाउ अभी एक छोटा सा चेंज किया है आरबीआई ने. नाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर ऑल्सो अलाउड टू बिकम यूनिवर्सल बैंक्स. नॉट ऑल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स बट सम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया. व्हाट इज द क्राइटेरिया? The criteria is set by the RBI. The small finance bank must have minimum 1,000 crore net worth, net profits for last 2 years, gross NPA and net NPA must be below 3% and 1% respectively over the last 2 financial years. Its shares should be listed on a recognized stock exchange like BSE and NSE. Okay. What are small finance banks? These are small banks which provide services like deposits, savings, current fixed accounts. They also provide loans like microloans, loans to MSMEs and agriculture. They also sell financial products like insurance and mutual funds. अब ये तो सारे बैंक्स लगभग करते हैं. तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स किस मामले में अलग होते हैं बाकी बैंक्स से? ये अलग होते हैं फॉर देयर इनिशियल कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड ओनली 200 crores,
जबकि एक नॉर्मल बैंक को सेटअप करने के लिए लगभग 1000 करोड़ का इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए ओनली 200 करोड़ आर इनफ। Promoter share should be minimum 40% and it should be reduced down to 26% in 12 years. Okay. What are the loan rules? At present, at least 50% of loans should be go to borrowers up to 20 lakh. 50% जो लोन है वो मैक्सिमम 20 लाख की लिमिट के होने चाहिए। Norms maintain CRR. It must maintain CRR and SLR like other commercial banks. What is the geographical criteria? 25% of its branches must be placed in unbanked rural areas. What is the private sector lending target? It's 75% of adjusted net bank credit. बाकी बैंक्स के लिए टारगेट क्या है? 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए क्या है? 75%. Let's discuss one question related to small finance banks which is asked in 2017, and this question is still relevant. The question is, what is the purpose of setting up of small finance banks in India? So पहला statement है to supply credit to small business units. Second statement is to supply credit to small and marginal farmers. Third statement is to encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural areas. देखिए, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट द थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे एक ट्वीक है इस स्टेटमेंट में। इट शुड encourage young entrepreneurs, yes, by providing them credits. To set up business, yes, particularly in rural areas, not necessary. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो इस फ्रेज की वजह से, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज की वजह से, ये स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। अब स्टेटमेंट 3 गलत है तो इसकी वजह से हम देखते हैं कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो लाइकवाइज इन द प्रीलिम्स एग्जाम आपको फाइंड आउट करना है, राइट आंसर फाइंड आउट नहीं करना, फर्स्ट इंस्टेंस में फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। उन गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आप सही आंसर तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एस्पिरेंट्स। इस लेक्चर के PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मार्च एंड तक ये सारे PT 365 के करंट अफेयर्स विद क्वालिटी एक्सप्लेनेशंस ओवरकम कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, जिससे कि आपके पास सफिशिएंट टाइम बचे प्रीलिम्स के लिए रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू।